हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज क्लास 12th की मैथ्स में हम लोग जो रनिंग चैप्टर हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज सेकेंड लेक्चर को कवर करेंगे हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से बताया कि क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है ना। आज उनकी बेसिक डेफिनेशन जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी आपको, उससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसका आपके क्वेश्चंस में कैसे एप्लीकेशन है, कैसे यूज है, ठीक है ना। तो आइए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता था, एक जल्दी से रिवीजन के तौर पर। तो अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसकी वैल्यू देखो एरो मैंने लगा दिया है, x के फॉर्म में कुछ भी हो सकती है, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शंस की क्या कंडीशन थी जिसके बेस पर हम उसको इंक्रीजिंग कहते थे। ये है कंडीशन आपके सामने, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है, बार बार बोलता हूं। ये देखिए, इफ x1 एंड x2, जो कि मैंने किस ऑर्डर में ले रखा है, असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, x1 और x2 हमारे क्या हैं, इनपुट्स हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि कोई फंक्शन जो डोमेन से कोडोमेन में रिलेट होता है इस तरीके से, तो जो इनपुट हम करते हैं वो x होता है और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो y होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर, ये देखिए, ठीक। अब आपने इनपुट क्या किया, अगर आपने कहा x इज इक्वल टू 2, तो ये जो इनपुट होता है ये तो हम अपनी तरफ से सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इनपुट हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आता है, अब x की वैल्यू 2 हमने फंक्शन में पुट कर दी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये रहा आउटपुट, यानी जब इनपुट 2 होगा तो आउटपुट 4 होगा। यानी इनपुट हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब जो हमारे फंक्शन का डोमेन होगा, क्योंकि हर फंक्शन का डोमेन होता है, डोमेन भी एक रेंज होता है कि उससे ज्यादा वैल्यूज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमारे इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन अगर यही लिख देता कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो यानी हमें निगेटिव लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि निगेटिव नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। इनपुट करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा इनवैलिड, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। जल्दी से देखिए, तो x1 और x2 जो कि हमारे फंक्शन के लिए दो इनपुट्स हैं, जिनको मैंने किस ऑर्डर में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अगला इनपुट ग्रेटर है। तो इसका इंप्लाइज दैट, एरो मींस इंप्लाइज दैट, इसका रिजल्ट ये निकल जाए या इसका कंक्लूजन ये निकल जाए कि इन दोनों इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारे आउटपुट्स हैं उनमें भी असेंडिंग ऑर्डर का ही रिलेशन नजर आता है। मतलब x को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इसी को कहते हैं सेम ऑर्डर। देखो ध्यान से, यहां पर जब असेंडिंग लिया तो यहां पर असेंडिंग हुआ, अगर हम असेंडिंग ना लेकर के डिसेंडिंग ले रहे हैं तो आउटपुट में भी डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। आगे इफ लगा हुआ है, जब ये घटना घटित होगी तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी जब क्वेश्चंस में हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है, तो यही काम करके हमें दिखाना पड़ेगा, यही कंडीशंस है हमारी इंक्रीजिंग की। एक बात और, इक्वलिटी का जो साइन देख रहे हो, इनइक्वलिटी तो देख ही रहे हो, लेस देन ग्रेटर देन जो नजर आ रहा है, साथ ही में इक्वल का साइन भी है, इक्वलिटी का भी, अगर वो हटा देते हैं तो स्ट्रिक्टली वर्ड हमारे इंक्रीजिंग के आगे ऐड हो जाता है, यानी हम तब कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। डिक्रीजिंग के लिए क्या बताया गया है कि अगर आप x को जो है किसी एक ऑर्डर में लेकर चलिए तो आउटपुट में यानी y में जो रिलेशन होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ध्यान से देखो, x1 को हमने यहां पर लेस देन लिया है, x2 को ग्रेटर देन, यानी हमने फिर से यहां असेंडिंग ऑर्डर लिया है इनपुट्स के बीच, लेकिन आउटपुट्स के बीच क्या रिलेशन देखने को मिला, आउटपुट के बीच डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिला। ध्यान से देखो, ये साइन पलट गया है, यहां लेस देन है, वहां ग्रेटर देन है। तो अगर इनपुट यानी आपने x को जब बढ़ाया तो y क्या हो गया, घट गया, ऐसा हुआ ना। इनपुट तो इंक्रीज किया लेकिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में हम अपने फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। बेहद आसान है, लेक्चर फर्स्ट में पूरा डिटेल में यही सब बात हुई है। आज जल्दी से इस क्वेश्चन पर बात करनी है आपसे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x + 27 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ रहा है तो सिर्फ यहां इक्वलिटी का साइन हट जाएगा कंडीशन में, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। सेंस सारा वही होगा कि हमारा सेम ऑर्डर अगर है तो इंक्रीजिंग, अगर अपोजिट ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग। देख लो, और किसके बीच का, पहले जो ऑर्डर लेते हैं वो हम सपोज करते हैं, आउटपुट में जो ऑर्डर आता है वो हमारे और आपके हिसाब से नहीं आता है, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है ना।
ये ना सोचिए कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो ये सपोज करते हैं और इनकी बात का जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है, और ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना हमारे ऊपर ना आपके ऊपर। तो ये आउटपुट चूंकि कौन देता है, फंक्शन देता है। ये देखो अभी x की वैल्यू 2 हमने लिया, लेकिन जब 2 हम इनपुट करते हैं फंक्शन में तभी तो आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये इतनी बातें आप समझ गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, और ध्यान आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम इंक्रीजिंग प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वाली कंडीशन प्रूफ करके दिखा दें, या और लिखा हुआ है, चाहे ये समझो चाहे ये समझो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही है। इनपुट्स का ऑर्डर और आउटपुट्स का ऑर्डर सेम अगर है तो वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहा जाता है, ठीक। और अगर इनपुट्स के ऑर्डर और आउटपुट्स के ऑर्डर में अपोजिट रिलेशन देखने को मिलता है तो वो डिक्रीजिंग की पहचान है। बातें सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा जो इंटरवल है, मैंने आपको समझाया था कि कोई फंक्शन जिसका नेचर हम जानना चाहते हैं या डिफाइन करना होता है वो पर्टिकुलर एक इंटरवल में होता है। वो इंटरवल फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखो कोई फंक्शन है, ये अब मान लीजिए आपने कहा यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, यानी ये एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है a से लेकर के b तक। ये इंटरवल के लिए हमने कहा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहां पर इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू r, यानी इंटरवल हमारा कैसा है, इनफाइनाइट है। कहीं पर भी बात करिए हर जगह इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आपको ग्राफ का थोड़ा नॉलेज हो तो ये ग्राफ किसका है, जिस फंक्शन की बात हो रही है, ध्यान रहे हमेशा fx को हम y भी बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 27, और जो कि एक स्ट्रेट लाइन का जो है ग्राफ है। अगर हम स्ट्रेट लाइन इस तरह बनाएंगे तो साफ दिख रहा है कि हर क्षण जब जब x को हम इंक्रीज करेंगे तब तब y हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप x को बढ़ाते जाओ y बढ़ता जाएगा। ये सब बातें आपको समझने वाली है, कॉन्सेप्ट वाली हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, वहां तो लिख करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं जल्दी से कि वहां कैसे हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इनपुट के बीच वाला जो रिलेशन होता है वो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो आइए हम अपने गिवन इंटरवल से जो है सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो आप फंक्शन को लिख दीजिए। गिवन फंक्शन क्या है, fx जिसको हम y भी कहते हैं। तो हमारा फंक्शन है 3x प्लस 27, ध्यान देना, ठीक। अब यहीं पर दो इनपुट हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ठीक। तो लेट x1 एंड x1 एंड x2 आर, या इस तरह से बिलोंग्स टू r, ठीक। सच दैट इस तरह से हम ले रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी एक ऑर्डर में सपोज करके चलना है। अब इनके बीच याद नहीं करना है कि लेस देन हम लिखें कि ग्रेटर देन लिखें, जो आपकी मर्जी जो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेकिन आगे जो आउटपुट में रिलेशन दिखाई पड़े वो सेम ऑर्डर का दिखाई पड़े तब इंक्रीजिंग माना जाएगा। कैसे दिखाई पड़ेगा ये समझो। मान लो हमने यहां पर लेस देन का रिलेशन ले लिया, चूंकि बात स्ट्रिक्टली की हो रही है तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगाओगे, देखो बात स्ट्रिक्टली की हो रही, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, अब इसके बाद नहीं समझ में आता कि करें क्या, हम समझाते हैं आपको क्या करना है। बहुत आसान है, इनपुट्स के बीच रिलेशन सपोज करके अब इधर आप आउटपुट्स को बनाइए, तब उनके बीच रिलेशन नजर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बनाएंगे कैसे, बनाएंगे ऐसे कि थोड़ा सा यहां देखिए fx दिख रहा है आपको, fx ये देखिए, या y कह सकते हैं, y दोनों एक ही बात है। y इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 27। तो यहां से समझो कि पहला इनपुट क्या है, x1। तो पहला इनपुट अगर x1 लोगे तो पहला आउटपुट आप भी जानते हो कि x1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है, y1 होता है, जिसकी वैल्यू हम फंक्शन में पुट करने के बाद जान पाते हैं। और x2 जो इनपुट है इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है, y2। ये समझो, याद मत करो। मींस x1 इनपुट करेंगे तो y1 आउटपुट होता है, ऐसा समझा जा रहा है ना। जिसकी वैल्यू तुम्हें फंक्शन से पता चलेगी, जिसकी वैल्यू हमको और आपको कहां से पता चलेगी, फंक्शन से पता चलेगी। तो मैं ये डिक्रीजिंग वाला जो है रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये स्पेस हो जाए ताकि, और इंक्रीजिंग वाला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बताओ कि हाँ यहीं पे समझना है। आप बताइए कि फंक्शन जो है y इज इक्वल टू क्या है, देखो y इज इक्वल टू है 3x प्लस 27। तो अब मैं कहता हूं कि when, जब हमारा x जो है, पहला इनपुट हम क्या ले रहे हैं, x1, तो देन बताओ फिर उस समय हमारा y1 आउटपुट क्या आएगा, समझो बात को। x की वैल्यू जब x1 पुट करेंगे
तो हमें y1 क्या मिलने वाला है, पहला आउटपुट, यानी इसी में क्या कर दोगे, x के बदले में x1 लिख दोगे, तो ये देखो तुम्हें पहला आउटपुट मिल गया। ये क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सही से लिख देते हैं। तो जब x की वैल्यू हम x1 रखेंगे यानी इस पर, तो करेस्पॉन्डिंग जो y1 आएगा वो क्या आएगा, 3x1 + 27। कुछ भी नहीं, देखो फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दी गई है। ये देखो आप थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं, fx = क्या लिखा है, 3x + 27। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ x की वैल्यू x1 पुट कर दी और दोनों तरफ कोई भी काम कर सकते हैं, बस यही मतलब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, fx1, और fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x1 + 27, और fx1 को ही हम क्या कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं। ये सब रटो नहीं समझो। तो कहने का सिर्फ ये मतलब कि जब पहला इनपुट x1 होगा तो पहला आउटपुट y1 जिसको कहते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 3x1 + 27। और अगली बार जो है जब दूसरा इनपुट हम y2 करेंगे, यानी यहां पर कहेंगे कि व्हेन, जब हम x की वैल्यू x2 पुट करेंगे अगली बार, तो अगला आउटपुट y2 जो होगा वो क्या आएगा, 3x2 + 27। ये देखो, तो यानी अगर आपको आउटपुट बनाना है पहला वाला तो क्या लिखना पड़ेगा, 3x1 + 27। दूसरा आउटपुट बनाना है तो क्या आना चाहिए, 3x2 + 27। यहां से देखो अब, यानी यहां से सब समझ में आ रहा है हमें, और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। x1 और x2 दोनों में कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, पहली बार पहला स्टेप ये होगा 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें 27 ऐड कर दोगे तो y1 और y2 डेवलप हो जाएंगे, मींस एग्जिस्ट कर जाएंगे, आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो चलिए दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस बात की हमें और आपको आजादी है। ये क्या है, ये है इनइक्वलिटी। और आपने और हमने पढ़ा है कि इनइक्वलिटी में क्या कर सकते हैं, दोनों साइड, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड में किसी भी पॉजिटिव से, निगेटिव से नहीं, क्योंकि निगेटिव से करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, मींस दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, 3x1, और क्या बन गया, 3x2। लेकिन ये बताओ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या बीच का रिश्ता चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि 3 क्या है, पॉजिटिव है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही रिलेशन होगा। लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा, ठीक। अगर ये छोटा पहले से था, ये बड़ा पहले से था, तो दोनों तरफ तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे हमारे बीच के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी छोटा रहेगा, वो अभी भी बड़ा रहेगा। हाँ, अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो खेल बदल जाता। चलिए, तो आप देखिए एक स्टेप आपने क्लियर कर दिया, 3x1 बना लिया, 3x2 बना लिया। अब क्या करना है, देखकर काम कर रहे हैं, फंक्शन दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, फंक्शन के हिसाब से हमने आउटपुट को यहां निकाल के रख लिया है। तो अब 27 क्या करना है, ऐड कर देना है। जब 27 दोनों में ऐड हो जाएगा तो लेफ्ट और राइट में ऑटोमेटिक खुद ब खुद y1 और y2 बन जाएगा। जरा देखिए हम क्या कर रहे हैं अब कि 3x1 लेफ्ट वाले में 27 ऐड कर दिया, और लेफ्ट वाले में ही नहीं, राइट वाले में भी यहां थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये रफ कर दिया। 3x2 में भी हमने क्या कर दिया, 27 ऐड कर दिया। ये देखिए, तो दोनों तरफ अगर 27 ऐड किया है तब भी रिश्ता वही होगा, लेस देन का ही, क्योंकि दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव क्वांटिटी से तो खतरा होगा, अभी भी कुछ नहीं। तो अब बताइए 3x1 + 27 क्या है, ये है हमारा y1। ये देखिए y1 बन गया, और राइट हैंड साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है वो y2, यानी अब इसके बदले में हम y1 लिख सकते हैं, ये y1 है, और जो ये देख रहे हो ये क्या है, y2, और रिलेशन तो आप देख ही रहे हैं, लेस देन का है। तो ये बताओ भैया, इनपुट के बीच का रिलेशन हमने सपोज किया और थोड़ा सा वर्क किया। वर्क का मतलब कि इनपुट्स के बीच रिलेशन सपोज करने के बाद आउटपुट्स को बनाने की कोशिश की, और आउटपुट्स आपको नजर आएंगे यहीं से, जो फंक्शन गिवन है यहीं से। आपने x की वैल्यू x1 पुट की तो y1 कितना आया, नजर आ रहा है। आपने x की वैल्यू x2 पुट की, कहां पर, फंक्शन में, तो आउटपुट नजर आ रहा है। तो x1 के करेस्पॉन्डिंग y1 बनेगा, x2 के करेस्पॉन्डिंग y2 बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप एटीएम मशीन में क्या करते हो, एटीएम लगा के पिन लगाते हो, तो पिन जो आप कर डालते हो या अप्लाई करते हो वो इनपुट है, और उसमें आपने लिख दिया कितना पैसा लगाना है, जो पैसा निकल के आपके हाथों में आया वो आउटपुट हो गया ना। तो इनपुट के हिसाब से आउटपुट मिलता है। तो हमने जब पहला इनपुट x1 किया तो हमें पहला आउटपुट ये मिला है, जिसका नाम क्या होगा, y1 होगा। सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो ये देखिए बच्चों कि x1 x2 के बीच रिलेशन हम कौन सा लेकर चले थे, असेंडिंग ऑर्डर का। तो y1 y2 के बीच कौन सा रिलेशन मिला, असेंडिंग ऑर्डर का ही।
तो ये ऑर्डर हमने नहीं किया, ये तो फंक्शन के अकॉर्डिंग बना खुद पे खुद। तो ये किसकी कंडीशन है? यही तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन, कि जब दोनों में सेम ऑर्डर हो जाए तो वो इंक्रीजिंग का फंक्शन होता है, बशर्ते यहां पर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। बस अब कुछ कहने की जरूरत यहां पे नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर fx जो कि वैल्यू दिया गया है, आगे नहीं लिखना है, इज क्या हो जाएगा? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही? क्यों हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? क्योंकि आपने उसकी कंडीशन को क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया है। ध्यान से देखो, इनपुट के बीच आप लेस देन या जो भी लेकर चले थे, जो भी ऑर्डर था वही ऑर्डर आपने y1 और y2 के बीच प्रूफ करके दिखा दिया फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से किसी क्वेश्चन को करने का तरीका। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन फंक्शन का लुक चेंज करके, ठीक है ना। तो ये मैं पूरा मैटर रफ करता हूं, चलिए, और अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बात कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इनपुट के बीच रिलेशन जो है क्या करते हैं? सपोज करते हैं, और आउटपुट के बीच रिलेशन हम डेवलप करते हैं। डेवलप का मतलब हो गया आउटपुट्स को बनाने की कोशिश खुद करते हैं, और उसमें बनाना कुछ थोड़ी है, आउटपुट तो नजर आ जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आउटपुट नजर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अलग टाइप का, मतलब फंक्शन चेंज करके। प्रूव दैट fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, लिखता हूं, प्रूव दैट फंक्शन इस बार हमारा जो है fx इज इक्वल टू cos x इज क्या है? इज है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वेरी गुड, अगला बदल गया है, अब की बार फिर से स्ट्रिक्टली ही रहेगा, लेकिन इंक्रीजिंग ना होकर के क्या है? डिक्रीजिंग है। ध्यान देना, डिक्रीजिंग फंक्शन, f मीन्स फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में? डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 to π। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू 0 to π। ये देखिए, आप समझते होंगे 0 to π, क्योंकि देखो यहां पर जो x है ना, वो क्या है? वो एक एंगल का रोल कर रहा है। fx इज इक्वल टू cos x, तो जाहिर सी बात है एंगल जो होगा वो इस टाइप में ही होगा, 0 to π। आप समझते हैं पाई मीन्स 180 डिग्री। तो अब देखो इस इंटरवल में फंक्शन का नेचर जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, और फंक्शन भी आपके सामने है। तो यही क्वेश्चन में तीन बातें देखी जाती हैं, केवल ध्यान से, फंक्शन कहाँ है, नेचर क्या है, और किस इंटरवल के लिए काम करना है, बस तीन बातें। और जो प्रूफ करना है नेचर, उसकी कंडीशन जानते रहो। जैसे डिक्रीजिंग की बात हुई है, वो भी स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हुई है अगर, तो इसकी कंडीशन को समझो। मैंने क्या कहा था? दो इनपुट हम लेते हैं और उनके बीच कोई भी रिलेशन सपोज करके चलते हैं, लेकिन जो उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, अगर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लेकर हम चले हैं तो यहां पर असेंडिंग अगर हो गया तो वो तो इंक्रीजिंग का था, यहां पर उल्टा हो जाना चाहिए। तो अगर लेस देन लेकर चले हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आप उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहोगे। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये समझो, कंडीशंस केवल जाननी है, क्योंकि शुरू में यही तो पढ़ाया जाता है कि कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, और वो बार बार लिख के भी दिखा रहा हूं। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, यहां पर सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखेंगे y इज इक्वल टू fx और इज इक्वल टू क्या है? cos x है। अब पहले काम करो, हम जानते हैं कि हम दो इनपुट कौन कौन से लेंगे, x1 और x2, लेकिन चूंकि यहां पर क्या है, पर्टिकुलर एक इंटरवल दिया है, तो इस इंटरवल में हम इनपुट्स को ले करके आपको दिखाएंगे कि देखिए इनपुट्स के बीच हम जो आर्डर ले रहे हैं और y1 y2 के बीच उसका अपोजिट आर्डर देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। ये यहां पर हम लोग लेट करके चलेंगे, लेट x1 एंड x2 कहां से? बिलोंग्स टू 0 to π। इस इंटरवल से लेंगे आर सच दैट हम इस तरह से लेंगे कि इनके बीच एक ऑर्डर सपोज कर लेंगे। तो बताओ तुम, हम लोग सपोज कर लेते हैं, कौन सा सपोज कर लेते हैं? चलिए यही सपोज कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली कहा है इसलिए इक्वलिटी का साइन नहीं लगोगे, तो हमने कौन सा ऑर्डर सपोज कर लिया है? असेंडिंग वाला, यही वाला। तो ये प्रूफ करके हमें क्या करना है? दिखाना है, ठीक है। लेकिन अब यहां वैल्यूज को भी जरा लिख दीजिए, वेयर, चूंकि हम समझ पाए। तो x1 पहला इसी इंटरवल से लेना है 0 से π,
ना, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो आप 0 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 90 ले लो, ये सब एंगल्स ले लो जिनकी वैल्यूज आपको अच्छे से पता है ना, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो x1 की वैल्यू जो है मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं π/6, एंड 30 के बाद अगला बड़ा होना चाहिए, देखो x2 बड़ा होना चाहिए, तो x2 की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं π/3 कहते हैं। तो ये ध्यान रहे कि जो इनपुट्स आपने सिलेक्ट किया है वो आपके इंटरवल से ही होना चाहिए, क्योंकि नेचर इंटरवल में ही बताना है, ठीक। अब यहां पर ये चीज हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि इनपुट्स जो तुमने लिया है उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को यहां तो देख लो कितना आने वाला है। तो आइए हम आउटपुट्स को यहां लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर समझो, व्हेन जब आपने x1 की वैल्यू ले रखी है कितना, π/6, ये देखो, तो बताओ कॉमा, देन जो हमारा पहला आउटपुट होगा उस पर गौर फरमाओ। आउटपुट के लिए चिंता नहीं करनी है, आउटपुट तो यहीं से मिल जाएगा क्योंकि फंक्शन दिख रहा है, ये देखो, यानी x की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/6, तो पहला आउटपुट आएगा। तो देखो फंक्शन में, फंक्शन यही तो है cos x, फंक्शन की वैल्यू क्या है, cos x है, यानी cos ऑफ जहां x लिखा है वहां पर π/6 पुट कर दिया, तो अब ये जो वैल्यू टोटल आएगी यही तो है पहला आउटपुट, ठीक। तो बताओ क्या आएगी, जरा बताओ। cos π/6 का मतलब कितना समझते हो, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये देखिए आपको आउटपुट नजर आ गया पहला वाला, ठीक, पहले इनपुट के हिसाब से। अब दूसरा, दूसरा वाला देखते हैं, व्हेन x2 की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, π/3 यानी कि 60 डिग्री, कॉमा मीन्स देन, तो पहला दूसरा आउटपुट क्या आ जाएगा, दूसरा आउटपुट आ जाएगा cos ऑफ π/3। मतलब फंक्शन में क्या करो, दूसरा इनपुट डाल दो, ठीक। तो आपने x के बदले में π/3 लिखा, तो बताओ क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू आ गई cos ऑफ π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, और आप भी जानते हैं cos 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। नहीं जानते हैं तो बड़े हैरानी की बात है, ठीक। तो ये y1 y2 आगे के नहीं आ गए, हमने इनपुट सिलेक्ट किया और यहां पर दिखा दिया कि हाँ भाई पहला वाला छोटा लिया, दूसरा वाला बड़ा लिया, कहां से लिया, इंटरवल से ही लिया, जिस इंटरवल में बात करनी है, ठीक। तो अब देखो यहां पर, अब देखो यहीं से हमने और आपने जो है ये सपोज कर रखा है, यहां बकायदा लेट करके लिखा हुआ, देखिए शुरू में लेट करके, ये चीज क्या है, ये हम जान चुके हैं कि x1 और x2 के बीच क्या रिलेशन है। लेकिन अब हमको ये y1 जो कि पहला आउटपुट तुम्हारे सामने है और y2 जो कि दूसरा आउटपुट भी तुम्हारे सामने है, इनके बीच क्या रिश्ता डेवलप हुआ, और किसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। आइए हम देखते हैं उनके बीच कौन सा ऑर्डर चल रहा है, लेस देन चल रहा है कि ग्रेटर देन चल रहा है, ठीक। तो आप बताइए, दोनों आउटपुट्स को मैं यहां लिखता हूं। पहला आउटपुट बताओ, सिंस, यहीं से शुरू करते हैं, सिंस √3/2 जो है ये पहला आउटपुट है और 1/2 जो है ये दूसरा आउटपुट है। आप बता दीजिए दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप जानते हैं दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। फ्रैक्शन का मामला चाहे तो दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5, यहाँ 7, तो 7 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया क्योंकि नीचे तो बराबर हो गया। आप नीचे वालों के लिए आंख बंद कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर जो बड़ा हो गया ऑल ओवर वही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप ही बताइए √3 यहाँ है, 1 यहाँ है, और आप जानते हैं कि √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, यानी ये 1.5 से भी बड़ा है ऊपर, ये 1 और ये 1.5, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ। तो क्लियर हो गया कि ये बड़ा है, तो बड़ा है तो ठीक है। अब हमें पता चल गया कौन बड़ा हो गया, पहला आउटपुट बड़ा हो गया। तो यानी यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे कि आप ये कौन है, ये है हमारा y1 और ये कौन है, ये है हमारा y2, और इनके बीच रिश्ता हम कहीं से नहीं कर रहे हैं, हम कहीं से इसको ला नहीं रहे हैं, तो सारी दुनिया जानती है कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो ये इनके बीच y1 y2 के बीच रिश्ता यानी कि ऑर्डर खुद दिखाई पड़ रहा है कि y1 बड़ा हो रहा है, y2 छोटा हो रहा है। हमारे और आपके कहने से नहीं हो रहा है, ये फंक्शन की जो वैल्यूज हैं यानी जो आउटपुट्स हैं उसके हिसाब से हो रहा है। तो क्लियर हो गया, बस यहीं से मामला क्लियर हो गया। क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे कि सिंस
x1 और x2 के बीच हम रिश्ता क्या लेकर चले थे, लेस देन का, लेकिन इंप्लाइज दैट इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया कि y1 y2 में अपोजिट हो गया। यहां पर क्या है, यहां पर दूसरा वाला इनपुट बड़ा है लेकिन यहां दूसरा आउटपुट छोटा हो जा रहा है, सीधी सी बात उल्टा हो जा रहा है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर f यानी फंक्शन fx क्या है, इज स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग। आपको समझ में आ गई होगी बात कि नहीं आई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये। तो मैंने आपको बेसिक डेफिनीशन के आधार पर उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, उसके लिए परेशान ना होइए। अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव, चूंकि हमारा चैप्टर तो मेनली ये चल रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की हेल्प से या डेरिवेटिव की मदद से कैसे हम जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर पहचान लेते हैं, ये भी पढ़ना बाकी है और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो में इतना ही मैटर मुझे बताना था। और उम्मीद है ये जो क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से मैंने करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई चीजों के साथ मिलूंगा। नई चीजों का मतलब कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बड़ी आसानी से कुछ सेकंडों में बता लेते हैं। इसके लिए आपको थर्ड लेक्चर के वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए यही धन्यवाद, नमस्कार।